नमस्कार, स्वदेश रात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जीएसटी काउंसिल की जून के दूसरे हफ्ते में मीटिंग होने वाली है और इसमें सीमेंट पर जीएसटी में कटौती हो सकती है। वहीं ऑनलाइन गेमिंग की दरों पर भी फैसला हो सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में सीमेंट के ऊपर जीएसटी की दरों में कटौती से संबंधित प्रस्ताव लाया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल इस पर विचार कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जीएसटी की जो मौजूदा दरें हैं वो 28% है, उसको घटाकर 18% के स्लैब में लाया जा सकता है। और जीएसटी काउंसिल की जो अगली बैठक है वो जून के मध्य तक हो सकती है और उसमें इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। इस वक्त फिटमेंट कमेटी जो है इस प्रस्ताव पर काम कर रही है और एजेंडे के तौर पर जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इसको लाया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि इंडस्ट्री ने वित्त मंत्रालय से इस मसले पर संपर्क किया है और ये गुजारिश की है कि जीएसटी काउंसिल के सामने इसे प्रस्ताव के तौर पर लाया जाए, क्योंकि जीएसटी सीमेंट के ऊपर जीएसटी की दरों में अगर कटौती होती है तो जाहिर तौर पर जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसमें कमी लाने में मदद मिलेगी और इससे ग्रोथ की रफ्तार भी जो है वो बढ़ाई जा सकती है। लिहाजा इन सबको देखते हुए प्रस्ताव के तौर पर जीएसटी काउंसिल के सामने इसे लाया जा सकता है। जो एक दूसरा अहम एजेंडा है जो कि अगली बैठक में जीएसटी काउंसिल के सामने लाया जा सकता है, वो दरअसल ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जीएसटी रेट से संबंधित है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल के सामने एक नया प्रस्ताव पेश किया जा सकता है जिसके हिसाब से ऑनलाइन गेमिंग की क्लासिफिकेशन के हिसाब से जीएसटी की अलग अलग दरें हो सकती हैं। इसका मतलब यह है कि गेम ऑफ स्किल के ऊपर अलग जीएसटी रेट और गेम ऑफ चांस के ऊपर अलग जीएसटी रेट, ये एक नया प्रस्ताव है जो कि जीएसटी काउंसिल के सामने रखा जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जीओएम ने अपनी रिपोर्ट पहले ही काउंसिल को सौंप दी है, लेकिन उस पर आम सहमति नहीं बन पाई है। लिहाजा उसको देखते हुए दूसरे फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है और एक नया प्रस्ताव जो है वो जीएसटी काउंसिल के सामने सौंपा जा सकता है। बढ़ते आगे, मोबाइल चोरी को रोकने और चोरी हुए मोबाइल की रिकवरी के मकसद से आज से संचार सारथी सेवा की शुरुआत हुई है। टेलीकॉम मंत्रालय के एआई टूल की मदद से फर्जी मोबाइल नंबर की जांच की गई, जिसमें कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। संचार सारथी की मदद से मोबाइल कनेक्शन में हो रहे फर्जीवाड़े पर कैसे लगेगी लगाम, बता रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। टेलीकॉम सेक्टर में सरकार लगातार कई रिफॉर्म कर रही है और उसी दिशा में मोबाइल चोरी होने या खो जाने की स्थिति में इसका समाधान के तौर पे सरकार ने संचार सारथी ये वेबसाइट को लॉन्च किया है। इस वेबसाइट की खासियत यह है कि अगर आपका फ़ोन चोरी होता है, खो जाता है, तो आप उसको ट्रेस कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। यही नहीं, नो योर मोबाइल जो फीचर है इसी संचार सारथी में, उसके जरिए आप अपनी आईडी के जरिए पता लगा सकते हैं कि कितने सिम रजिस्टर्ड हैं या कहीं आपकी किसी आईडी का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। ऐसी कई खूबियाँ हैं संचार सारथी में। लेकिन इसके पहले सरकार ने टेलीकॉम मंत्रालय द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के जरिए 87 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस को जांचा और उसमें यह पाया कि कई ऐसे फर्जी कनेक्शन या नंबर थे जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई। कई चौंकाने वाले आंकड़े हैं। मसलन 40,000 से ज़्यादा ऐसे लोग जो फर्जी तरीके से सिम बेचते हैं उन पर कार्रवाई की गई, उनको ब्लॉक किया गया। करीब 36 लाख से ज़्यादा ऐसे मोबाइल कनेक्शन हैं जो कि फर्जी आईडी पे लिए गए थे, उन मोबाइल कनेक्शंस को भी ब्लॉक कर दिया गया है। 40 लाख से ज़्यादा मोबाइल कनेक्शंस हैं जो अभी भी संदेह के दायरे में हैं और इस सब पर कार्रवाई एक एआई टूल के जरिए की गई है। सरकार का कहना है कि अभी तक ये मात्र 3 रिफॉर्म है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर के, लेकिन 2 और रिफॉर्म पर सरकार काम कर रही है जिसको बहुत जल्द लोगों के सामने लाया जाएगा। बढ़ते आगे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को नया चेयरपर्सन मिल गया है। रवनीत कौर 5 साल के लिए सीसीआई की एंटी ट्रस्ट बॉडी को नियुक्त किया गया। उनको ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी भव्या दुआ। भारत सरकार ने रवनीत कौर को 5 साल के लिए एंटी ट्रस्ट बॉडी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया है। अक्टूबर 2022 में पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार गुप्ता के रेजिग्नेशन के बाद से सीसीआई का कोई भी फुल टाइम चेयरपर्सन नहीं रहा है। सीसीआई सदस्य संगीता वर्मा अक्टूबर 2022 से अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं। रवनीत कौर 1988 में पंजाब कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। सरकारी आदेश के अनुसार वे 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक सीसीआई के अध्यक्ष रहेंगी।
मंथली सैलरी के रूप में उन्हें 4,50,000 दिए जाएंगे। सीसीआई के अध्यक्ष बनने से पहले कौर ने 2 दशकों से भी अधिक अपने करियर में कई सरकारी पदों पर काम किया है। 2006 से 2008 तक वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की डायरेक्टर थी। 2008 से 2011 तक डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की जॉइंट सेक्रेटरी। 2012 से 2013 तक पंजाब गवर्नमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में काम किया है। 2014 से 2015 तक कोऑर्डिनेशन पार्लियामेंट अफेयर्स ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ कैबिनेट के रूप में काम करा है। 2015 से 2017 तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन की जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में काम करा है। 2017 से 2019 तक इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन व मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम करा है। 2019 के बाद से फाइनेंशियल कमिश्नर एट द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड रिहेबिलिटेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन पंजाब गवर्नमेंट के रूप में काम करा है। बढ़ते आगे। फिलहाल ब्याज दरें यानी इंटरेस्ट रेट काफी हाई हैं, लेकिन जाहिर आने वाले समय में ये थोड़ी कूल डाउन होगी। ऐसे में इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने निवेश का नया ऑप्शन ग्राहकों को दिया है। क्या है ये फंड और क्या है इसके फायदे, इस पर कंपनी के हेड ऑफ प्रोडक्ट्स श्रीनिवास बाला सुब्रमणियन से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने। हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे मैं यही समझना चाहूंगा, जो नया आपने एक ऑफरिंग दिया है वो किस तरह से निवेशकों को आकर्षित करता है, क्योंकि अभी जो हम गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड देख रहे हैं वो 7% से नीचे है और निचले स्तर पे है पिछले 1 साल का दायरा ले, तो क्या चीज है जो निवेशकों को इसके लिए आकर्षित करेगी? बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग। तो इस सवाल का जवाब मैं इस प्रकार दूंगा कि आप जैसे जानते हैं, जब भी इंटरेस्ट रेट्स पीक पे हो तब जाके किसी निवेशक को फिक्स्ड इनकम फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आगे जाके जब ये इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो उनको इन फंड से फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए हमें लगा कि ये कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड है, जो वैसे मैं बहुत खुश हूँ ये बताने के लिए कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हम पहले ऐसे इंश्योरर हैं जो ऐसा फंड लॉन्च कर रहे हैं। इस माहौल पे इस वक्त ये फंड लॉन्च करना हमें लगा ठीक होगा, क्योंकि हमारा ये मानना है कि इंटरेस्ट रेट्स अभी जो है वो एक ऊंचे स्तर पे है और आगे जाके ये सिर्फ कम होने वाले हैं। तो अभी अगर कोई भी इन्वेस्टर कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड में इन्वेस्ट करेगा, आगे जाके जब ये इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो उनको इस फंड में निवेश करने का फायदा होगा। इसीलिए हमें लगा कि अभी यही वक्त सही है इस फंड को लॉन्च करने के लिए। सर, तो क्या जो अभी के आपके ग्राहक है, पॉलिसी होल्डर्स है, उनके लिए किस तरह का विकल्प होगा? क्या वो अपने पोर्टफोलियो से प्लान से स्विच कर पाएंगे और उसमें किस तरह के चार्जेस होंगे, या फिर ये जो नई आप ऑप्शन दे रहे हैं केवल नए निवेशकों के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल है अनुराग। तो ये जो फंड है, जैसे आपने कहा, अभी नए जो निवेश करेंगे हमारे यूनिट लिंक प्रोडक्ट्स में, उनके लिए ये एक और फंड होगा। तो हमारे पास इससे पहले 17 फंड थे, इस फंड के साथ अभी हमारे पास 18 फंड होंगे। तो इस हफ्ते अभी जो कस्टमर इन यूनिट लिंक प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे उनके लिए कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड होगा। आगे जाके ये निवेशक अगर स्विच करना चाहें कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड से किसी और फंड में, अगर उनको लगे कि अभी इक्विटी में डालना सही है, तो वो आराम से बड़े आसानी से स्विच कर सकते हैं इस फंड से इक्विटी फंड में, और उस पर उनका कोई कॉस्ट नहीं होगा, कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं होगा। तो ये बहुत ही आसान तरीके से ये स्विच कर सकते हैं। आपका अगर ये सवाल था कि जो नए कस्टमर्स हैं क्या वही कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाँ जी, ये नए जो कस्टमर्स हैं, मतलब जो पुराने हैं उनके लिए नए का मौका नहीं, लेकिन जो नए हैं उनके लिए पुराने का मौका रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जो नए कस्टमर्स हैं उनके पास अभी 18 फंड्स हैं जिनमें वो चुन सकते हैं। यस सर। और सर, क्या ये कहना सही होगा कि जो आपके ये नया जो आपने ऑफर दिया है बाकी यूलिप के मुकाबले ज़्यादा आकर्षक है और बाकी से सब बिल्कुल अलग बनाता है? अनुराग, ये तो कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम यही चाहेंगे कि जो कस्टमर का डिमांड हो और जो कस्टमर के हित में हो अभी के माहौल के हिसाब से, उसी प्रकार हमें एक प्रोडक्ट्स बनाने हैं, उसी प्रकार हमें फंड्स लॉन्च करने हैं। तो ये कहना मुश्किल होगा कि ये यूलिप बेहतर है, बाकी यूलिप्स खराब हैं। हमें ये लग रहा है कि इस माहौल, इस वक्त जो करंट इंटरेस्ट रेट्स हैं, कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड जैसे फंड कस्टमर के हित में है। इसी सोच के साथ हमने ये फंड लॉन्च किया है। अब देखते हैं कैसे होता है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे। रेलवे हर महीने 6 से 7 वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ईटीना स्वदेश को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि रेलवे 15 अगस्त तक 75 वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च करने का लक्ष्य
पूरा नहीं कर पाएगी। समीर दीक्षित हमारे सहयोगी इस बारे में ज्यादा ब्यौरा दे रहे हैं। रेलवे का पूरा फोकस बना हुआ है वंदे भारत ट्रेन पर और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन को पटरियों पर दौड़ाया जाए। रेल मंत्रालय के वरिष्ठ सूत्र ये बता रहे हैं कि अगले हर महीने तकरीबन 6 से 7 नई वंदे भारत ट्रेन पटरियों पर आएगी। अभी 16 वंदे भारत ट्रेन पटरियों पर चल रही है, लेकिन लक्ष्य यह है कि अगस्त 15 तक कम से कम ये जो 16 वंदे भारत ट्रेन है इनको बढ़ा करके 30 से 35 किया जाए। 30 से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन को अगस्त 15 तक पटरियों पर दौड़ाना है। अगस्त 15 का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले साल लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि 75 वंदे भारत ट्रेन इस साल अगस्त 15 तक चलेंगी। बड़ा लक्ष्य था, जाहिर तौर है रेल उसके लक्ष्य के काफ़ी पीछे रह गई है, लेकिन उस दिशा में अब आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही है। प्रोडक्शन जो साइकिल है उसको काफ़ी बढ़ा दिया गया है। जो 30 से 35 वंदे भारत ट्रेन है उसको कुछ इस तरीके से प्लान आउट किया जा रहा है कि कम से कम सभी राज्यों की राजधानी को कनेक्ट कर लिया जाए। जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है या जो रिलीजियस स्पॉट है उनको कनेक्ट कर लिया जाए। जाहिर तौर पे जितनी ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन चलेंगी उतना ज़्यादा फायदा रेल मुसाफिरों को होगा ही, लेकिन अन्य स्टेक होल्डर को भी होगा, मसलन IRCTC, क्योंकि IRCTC के पास कैटरिंग आती है और रेल टिकट बुकिंग में भी इजाफा होगा। इसके अलावा जो भी हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म के जो स्टेक होल्डर हैं उनको भी फायदा होगा। इसलिए क्योंकि जो प्रपोज्ड रूट है वंदे भारत ट्रेन के उसमें कुछ नाम जैसे मैं आपको बताऊं, मुंबई गोवा है, दिल्ली देहरादून है, पटना रांची, न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी, इस तरीके के रूट प्रपोज्ड है जहां पर वंदे भारत ट्रेन चलनी है। और जितनी ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन चलेंगी तो उतना ही ज़्यादा रेल मुसाफिरों का जो यात्रा अनुभव है उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। बढ़ते आगे, सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादन किए जाने वाले कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में कटौती की है। सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक विंडफॉल टैक्स 4100 रुपए प्रति टन से घटाकर शून्य कर दिया गया है। ये कटौती आज से ही लागू हो गई है। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और ATF पर विंडफॉल टैक्स को शून्य पर ही बरकरार रखा है, यानी इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कोई विंडफॉल टैक्स नहीं लगेगा। बता दें कि केंद्र सरकार हर 15 दिन में विंडफॉल टैक्स की समीक्षा करती है। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक नया और काम का फीचर लॉन्च हुआ है। इस फीचर का नाम है चैट लॉक फीचर। ये फीचर आपको आपके पर्सनल मैसेजेस को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाने का काम करेगा। वैसे तो व्हाट्सएप पर यूजर्स को एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की एक सिक्योरिटी मिलती है, ये सुविधा मिलती है। ऐसे में यह नया फीचर सिक्योरिटी की एक और एक्स्ट्रा लेयर की तरह काम करेगा, जो आपकी चैट्स को और ज्यादा सुरक्षित रखेगा। ये फीचर आपकी निजी बातों को एक पासवर्ड के जरिए प्रोटेक्ट करेगा। ये एक अलग फोल्डर में सारी जानकारी सेव करेगा। और अब बात मानसून की चाल की कर लेते हैं। इस साल केरल में मानसून 3 दिन की देरी से पहुंचेगा। IMD के मुताबिक 4 जून को केरल में मानसून दस्तक देगा। इस साल अल नीनो की आशंका के बावजूद मानसून सामान्य रहने का अनुमान है। और किस तरह का अनुमान है और इसे किस तरह से देखा जाए, स्काईमेट से GP शर्मा का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, कल ही स्काईमेट की तरफ से एक जो ऑनसेट का फोरशैडो होता है उस दिया गया था, उसके बारे में जानकारी दी गई थी और उसमें ऐसा कहा गया था कि मानसून इस बार डिले भी होगा और थोड़ा वीक भी होगा, उसका ऑनसेट भी थोड़ा वीक होगा। ऐसी जानकारी कल ही दी गई है। और आज के दिन में कहें तो हमने अभी भी इसके बारे में और स्टडी करके आज हमने मानसून ऑनसेट की डेट लगभग 7 जून के आसपास होगा, ऐसा स्काईमेट का अनुमान है, जिसमें कि मार्जिन एरर ±4 दिन। तो 7 जून और ±4 दिन मार्जिन एरर होगा। ऐसा अनुमान है कि केरल तट पर मानसून उसके लगभग 1 सप्ताह लेट तक पहुंचने की संभावना रहेगी। जी, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात अब बाजार की। तो बाजार में आज 2 कारोबारी दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया। निफ्टी 0.6% गिरकर 18,300 के नीचे बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 30 स्टॉक्स गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स 413 अंक गिरकर 61,932 पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक भी आज 44,000 के नीचे बंद हुआ। हालांकि निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी तेजी नजर आई।
और अप्रैल में लगातार तीसरे महीने नए डीमैट अकाउंट में कमी आई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। जी बिल्कुल, डीमैट अकाउंट के नए एडिशंस जो है लगातार तीसरे महीने में जो है गिरावट देखने मिली है और जो गिरावट आई है सबसे भारी गिरावट पिछले 9 महीने में देखने मिली है। लगभग आप कह सकते हैं 16 लाख नए डीमैट अकाउंट्स एडिशन हुए हैं, लेकिन अगर FY23 की एवरेज मंथली डीमैट अकाउंट देखें एडिशंस तो वो 21 लाख की है। तो इसका मतलब है कि एवरेज नंबर्स से भी जो है कम आ रही हैं। इसके अलावा ऑफकोर्स 16% जो है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे डी ग्रोथ आया है और 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डी ग्रोथ देखने मिला है। CDSL ने थोड़ी मार्केट शेयर ज़रूर गेन की, लेकिन ब्रोकिंग स्टॉक्स में दबाव पड़ सकता है क्योंकि ओवरऑल जो है क्लाइंट लॉस जो है थ्रू आउट द काउंटर देखने मिली है इन सारी फर्म्स में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि क्या रीजंस हैं जहाँ पे जो डीमैट अकाउंट्स है उसमें गिरावट देखने मिल रही है लगातार तीसरे महीने। इसका इम्पैक्ट है कि जॉब सेंटिमेंट थोड़ी मिक्स ज़रूर है और IT हायरिंग पे भी थोड़ी सी प्रेशर देखने मिल रही है। स्टार्टअप्स की बात करें तो यहाँ पे लेऑफ्स हो रही है, कॉस्ट कटिंग मेजर्स देखने मिल रहा है और बाजार भी देखें तो यहाँ पे मिक्स सिग्नल्स बाजार में आ रहे हैं। वॉलेटिलिटी पिछले 2 से लेकर 3 महीने में देखने मिली है। तो ये तो रीजंस हुए डिमांड की जो एडिशंस हो रही है अकाउंट्स की उसकी गिरावट को लेके। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फिगर एक और आया है NSE से, जहाँ पे जो एक्टिव यूज़र क्लाइंट्स होती है वहाँ पे भी देख रहे हैं लगातार 10वें स्ट्रेट मंथ में जो है आप देख सकते हैं गिरावट देखने मिल रही है और अभी जो है रफली 3.1 करोड़ यूज़र्स हैं। तो यहाँ पे भी बड़ी गिरावट देखने मिल रही है और हाल ही में SIP की डेटा आई थी जहाँ पे ऑलमोस्ट 2 मंथ लो डेटा अप्रैल के मंथ में देखने मिला था। बढ़ते आगे, जुबिलेंट फूड के Q4 के नतीजे कल आएंगे, कैसे रह सकते हैं नतीजे, बता रही हैं विन्नी मोतीवाला। तो जुबिलेंट फूडवर्क के जो Q4 FY23 के नंबर्स है वहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्चुअली Q4 में ग्रोथ सिर्फ 9% की आएगी, रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 9%। और ओवरऑल जो प्रॉफिट्स की बात करें वहाँ पे हम लोग डिक्लाइन एक्सपेक्ट करें अराउंड 45% का। और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस वहाँ पे भी वीकनेस एक्सपेक्टेड है। तो EBITDA की परफॉर्मेंस में EBITDA डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है 11% से और EBITDA मार्जिन में अराउंड 460 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है। EBITDA मार्जिन एक्सपेक्टेड है अराउंड 24% पे वर्सेस 25% लास्ट ईयर। नाउ मेनली फैक्टर्स जो क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं, लाइक फॉर लाइक ग्रोथ ये टाइम म्यूटेड एक्सपेक्टेड है, फ्लैट रहेगा लाइक फॉर लाइक ग्रोथ। उसके अलावा रेवेन्यूज को इम्पैक्ट जो करेगा क्योंकि सॉफ्टनेस दिख रही है डिमांड में, तो ये डिमांड सॉफ्टनेस रेवेन्यू को भी इम्पैक्ट करेगी और इसीलिए हाई सिंगल डिजिट में ही रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ग्रॉस मार्जिन सिक्वेंशियली भी हम लोग कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये मेनली है इनपुट कॉस्ट जो बढ़ रहे हैं, हाई इनपुट कॉस्ट, हाई कमोडिटी कॉस्ट, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंटिन्यू हो रहा है और ये इन टर्न जा रहा है EBITDA मार्जिन्स पे भी और EBITDA मार्जिन्स में भी कॉन्ट्रैक्शन है। उसके अलावा नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज भी है जो इम्पैक्ट करेगा EBITDA मार्जिन्स को। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, वॉच ऑन करेंगे। उसके अलावा क्या है, लाइक फॉर लाइक ग्रोथ की कमेंट्री क्या आ रही है, डिमांड ट्रेंड्स कैसे आ रही है अक्रॉस चैनल्स और Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में भी कैसे आ रही है डिमांड, मेट्रो सिटीज़ में कैसी है डिमांड, स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स क्या है कंपनी के FY24 में और पॉपाइज का परफॉर्मेंस क्या है, वहाँ पे अपडेट क्या है और वहाँ पे एक्सपेंशन प्लान्स भी क्या है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो वॉच आउट करेंगे। चले बढ़ते आगे, कर्नाटक का अगला CM कौन होगा, इसे लेकर कांग्रेस हाईकमान का मंथन आखिरी दौर में है। सिद्धारमैया या DK शिवकुमार। DK शिवकुमार और सिद्धारमैया दोनों इस वक्त दिल्ली में हैं, मुलाकातों का दौर जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबसे पहले DK शिवकुमार से मुलाकात की और इसके बाद सिद्धारमैया से चर्चा हो रही है। इन नेताओं के राहुल और सोनिया गांधी से भी मुलाकात होनी है। इससे पहले राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर चुके हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक भी कांग्रेस अध्यक्ष से मिल चुके हैं। इधर मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के खास मौके पर संसद भवन, जो नया संसद भवन है सेंट्रल विस्टा, उसका उद्घाटन हो सकता है। मई के आखिरी हफ्ते में इसका उद्घाटन PM मोदी कर सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल 26 मई 2014 को ही PM नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस नए संसद भवन के लिए मार्शल और कर्मचारियों की नई ड्रेस होगी। ये नई यूनिफॉर्म NIFT ने डिजाइन की है। साथ ही यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 4 मंजिला संसद भवन में 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और अब बात युवाओं को मिले सरकारी नौकरियों की सौगात की। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी विभागों में सिलेक्टेड 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किए। देश में 45 जगहों पर यह रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसमें PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को नौकरियों की सौगात दी।
पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि देश में तेजी से हो रहे विकास की नई संभावनाओं से लगातार रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। आपका सर्टिफिकेट, आपका कैंडिडेचर आपको स्वयं नरेंद्र दामोदर मोदी ने करवाया है। आप सब राष्ट्र सेवा में समर्पित, राष्ट्र का, समाज का, परिवार का संरक्षण करते हुए आप जीवन में खूब तरक्की करें। आपके माता पिता आपकी सेवा प्राप्त करें जब आपकी तरक्की हो, आपके परिजनों का मान बढ़े। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ पुनः आज जितने कैंडिडेट 40 से भी ज्यादा स्थलों पर 71,000 की संख्या में प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, उनका समर्थन, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले हैं। कहते हैं कि भारत में क्रिकेट एक धर्म है जो यहाँ के लोगों की नस नस में जुनून बनकर दौड़ता है। टीम इंडिया के महारथी न सिर्फ लोगों के दिलों पर राज करते हैं बल्कि ब्रांड एंडोर्समेंट यानी प्रचार की दुनिया के मामले में भी इनके नाम का सिक्का चलता है। खिलाड़ियों का बढ़ता क्रेज एड वर्ल्ड में साफ नजर आता है। आईपीएल ने इस दीवानगी को और बढ़ाया है। इस बार आईपीएल 28 मई को खत्म हो रहा है। ऐसे में हम स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट में दिग्गज क्रिकेटर्स का दबदबा कैसे बढ़ा है, किस तरह से जो खिलाड़ी हैं उनका दखल बढ़ रहा है, उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। विराट कोहली हो या महेंद्र सिंह धोनी या फिर रोहित शर्मा, अपने बल्ले की धाक से विरोधी टीम की बॉलिंग अटैक को ध्वस्त करने वाले इन दिग्गज क्रिकेटर्स का राज सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर ही नहीं चलता, ये विज्ञापन की दुनिया के भी बेताज बादशाह हैं। ग्रुप एम ईएसपी स्पोर्टिंग नेशन रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट 20% बढ़कर 749 करोड़ हो गया। एंडोर्समेंट की कुल वैल्यू का 85% हिस्सा अकेले क्रिकेटर्स के हिस्से में आया, जबकि बाकी 15% एंडोर्समेंट दूसरे खेलों के खिलाड़ी और उभरते हुए एथलीट्स के खाते में आए। 2022 में 505 ब्रांड एंडोर्समेंट के सौदे हुए, जिनमें से 381 कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिकेटरों के साथ हुए। इनमें विराट कोहली, एमएस धोनी, रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर के नाम शुमार थे। इसके साथ सेलिब्रिटी ब्रांड एंडोर्समेंट में जेवलिन थ्रो में भारत का नाम रोशन करने वाले ओलंपिक गोल्ड विनर नीरज चोपड़ा समेत बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु को भी कंपनियों ने हाथों हाथ लिया। लेकिन क्रिकेटरों से जुड़ी औसत डील दूसरे उभरते खेलों के एथलीट के मुकाबले 1.8 गुना ज्यादा रही। स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी ब्रांड एंडोर्समेंट में टॉप पर क्रिकेटर हैं और इनमें टॉप पर हैं किंग कोहली, विराट कोहली। एंडोर्समेंट के मामले में भी विराट हैं, जो 30 ब्रांड्स के साथ भारतीय एंडोर्समेंट की दुनिया में राज करते हैं। विराट एथनिक वेयर ब्रांड मान्यवर, वेयरेबल ब्रांड नॉइज, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा और कई दूसरे ब्रांड्स के एम्बेसडर हैं। किंग कोहली के एंडोर्समेंट की लिस्ट उनके नाम की तरह विराट है और वो ब्रांड एंडोर्समेंट वर्ल्ड में टॉप डिमांड पर हैं। इसके बाद नंबर आता है टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स की कमान संभाल रहे महेंद्र सिंह धोनी का। तीसरे नंबर पर हैं भारतीय टेस्ट और वनडे के कप्तान रोहित शर्मा। अकेले इन तीनों भारतीय क्रिकेटरों के पास 30 ब्रांड्स हैं। क्रिकेट के इन तीन दिग्गजों के अलावा हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल और शिखर धवन भी रेस में पीछे नहीं है। फिर चाहे बात रेवेन्यू की हो या नए ब्रांड से जुड़ने की, एंडोर्समेंट की दुनिया में ये खिलाड़ी भी बिग हिट्स बनकर उभरे हैं।